आज की प्रोसीडिंग के बाद जो 17 पॉइंट हैं, ये जो 17 पॉइंट चार्जशीट हैं अंसार अब्बासी साहब पर और जंग ग्रुप पर, द न्यूज पर, ये चार्जशीट हैं उस मीडिया ग्रुप पर जिन्होंने शरीफ खानदान के हक में खबर लगाई। एक एक पॉइंट आपको जल्दी जल्दी बताता चलूंगा अपने नाजरीन को भी साथ के। जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास बेंच बनाने का कोई इख्तियार नहीं था। ये दोबारा बता रहा हूं, ये वो हकायक हैं जो कि जंग अखबार में खबर छापने वाले सहाफी को मालूम नहीं थे। जस्टिस आमिर फारूक के पास बेंच बनाने का कोई इख्तियार नहीं था। जस्टिस आमिर फारूक सीनियरिटी में चौथे नंबर पर थे। जस्टिस आमिर फारूक कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं थे। जस्टिस आमिर फारूक नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस सुनने वाले बेंच का हिस्सा नहीं थे। जस्टिस आमिर फारूक पाकिस्तान में ही नहीं थे। जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब छुट्टी पर थे और पाकिस्तान से बाहर थे। अंसार अब्बासी साहब शरीफ खानदान के केसेस की बुनियादी और अहम मालूमात और हकायक से बेखबर थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब सवालात किए तो कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया कि अंसार अब्बासी साहब को किसी चीज का पता नहीं था। अंसार अब्बासी साहब को एहतसाब अदालत के फैसले की तारीख का नहीं पता था। उनको अत्तर मिनल्ला साहब ने बताया कि 6 जुलाई को यह फैसला आया था। उनको अंसार अब्बासी साहब को यह भी नहीं पता था कि शरीफ खानदान ने कब ये अपील और ये पिटीशन दायर की थी। उनको बताया गया कि ये 16 जुलाई को दायर की गई थी। उनको यह भी नहीं पता था अंसार अब्बासी साहब को कि पहले समाअत करने वाले जजेस के नाम क्या थे। उनको बताया गया कि पहली समाअत करने वाले जजेस का नाम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है। अंसार अब्बासी साहब को शरीफ खानदान के वकला का नाम तक नहीं पता था। उनको बताया गया कि ख्वाजा हारिस साहब, अमजद परवेज साहब और जहांगीर जदून साहब और बाकी जो वकला हैं साद एम हाशमी, उनके नाम बताए गए। अंसार अब्बासी साहब जो है उनको यह भी नहीं मालूम था कि शरीफ खानदान के केस की पहली समाअत कब हुई। अंसार अब्बासी साहब को यह भी नहीं पता था कि शरीफ खानदान के वकला ने 31 जुलाई तक जो समाअत मुलतवी हुई उसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया था। अंसार अब्बासी साहब को यह भी नहीं पता था कि अदालती तरीका कार क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। उसके मुताबिक 25 जुलाई से पहले जमानत मुमकिन ही नहीं थी। और यही कहा अत्तर मिनल्ला साहब ने कि जो शरीफ खानदान के वकला थे, प्रोफेशनल वकला थे, उनको इस बात का अदराक था, एहसास था, पता था। आज पहली मर्तबा 3 साल से यह बयानिया बनाया जा रहा है कि कहीं से यह हुक्म जारी किया गया था कि शरीफ खानदान को नवाज शरीफ और मरियम को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना। आज अत्तर मिनल्ला साहब ने पहली मर्तबा यह क्लैरिफिकेशन दी है, यह उन्होंने वजाहत की है, तरदीद की है उन इल्जामात की और बताया है कि जब 17 को यह समाअत हुई थी उसके बाद 31 जुलाई तक मामला गया तो कम से कम 2 हफ्ते दिए गए। किसी भी केस में इससे ज्यादा वक्त दिया जाता है। अदालती जो तरीकाकार है उसके मुताबिक कन्विक्टेड शख्स के खिलाफ अपील फौरी तौर पर डिसाइड नहीं की जा सकती, फौरी तौर पर उसको जमानत नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि शरीफ खानदान के वकला ने यह नहीं कहा था कि 25 से पहले जो है वो समाअत की जाए। आज अत्तर मिनल्ला साहब ने 35 मिनट की समाअत में 9 मरतबा पूछा अंसार अब्बासी साहब से कि अंसार अब्बासी साहब, क्या आपने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया? आपने हकायक को जानने की कोशिश की? आपने उनसे कोई सवाल किया? उनके पास कोई जवाब नहीं था। और क्रॉस चेक करना है आपने न्यूज़ बिल्कुल। और अत्तर मिनल्ला साहब ने इस खदशे का इजहार किया कि इस खबर का मकसद शरीफ खानदान का जो केस है 17 नवंबर कल, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। और यह भी जो अदील बड़ाई साहब ने कहा कि इस सवाल का भी अंसार अब्बासी साहब के पास कोई जवाब नहीं था कि ये क्यों लंदन से नोटराइज कराया गया। कुछ और चीजें हैं वो जरा अदील बड़ाई साहब से बात कर लें। आज की समाअत के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने अगली जब आप मुझसे सवाल करेंगे। मैं जानना चाहूंगी कि आज माहौल बेसिकली क्या था, किस तरह का माहौल था, एनवायरनमेंट क्या था, किस क्वेश्चंस किए गए बेसिकली, और जो जिस तरह से रोस्टरम पे लोग खड़े थे उनका बेसिकली ओवरऑल अगर मैं जानना चाहूँ, एक पोस्चर होता है इंसान का, वो किस तरह का था? देखें, ऑनरेबल जनाब जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स ही ज्यादा आते रहे, उनके सवालात ही ज्यादा आते रहे, क्योंकि दूसरी साइड पे जवाब नहीं आ रहे थे। वही जो और जस्टिस साहब के जो सवालात थे, जो चीफ जस्टिस साहब के, कमरा अदालत में तिल धरने को जगह नहीं थी, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस थी। अच्छा। और खास तौर पे जब उन्होंने ये कहा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं कि आपने पता कराने की कोशिश की कि वो इस वक्त मौजूद थे भी मुल्क में या नहीं, तो उन्होंने बताया कि मैं और जस्टिस आमिर फारूक साहब उस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, अब जब ये बात हो रही थी तो बिल्कुल साइलेंस थी। उसकी वजह कि वो ये इंकशाफात हो रहे थे कि एक जानिब मुल्क में भूचाल बर्पा कर दिया गया, एक ऐसा हलफनामा बयान हल्फी साहब ने लाके कि जो धड़ाम से गिर गया है, जो कि तवक्को ही नहीं की जा रही थी कि चंद घंटे भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा, और उसकी बुनियाद पे आगे पता नहीं क्या क्या प्लान था। प्रोड्यूसर साहब को मैं ये कहूंगा कि वो अगर दिखा सकें नाजरीन को वो दस्तावेज जो कि उस वक्त का ड्यूटी रोस्टर जारी हुआ था, उस वक्त अदालत ने जो ड्यूटी रोस्टर जारी किया था
उस रोस्टर में 16 जुलाई 2018 और से 20 जुलाई का यह रोस्टर जारी होता है। इस रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये डिवीजन बेंच में है। इसके अलावा जो सिंगल बेंच हैं, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। ये दस्तावेज ये बताता है कि ऑनरेबल दो डिवीजन से पूरे ऑनरेबल हाईकोर्ट में चीफ चलाया। जस्टिस साहब जो बात कर रहे थे, ये दस्तावेज ये साबित करता है कि वाकई ये दोनों जज साहिबान चूंकि मुल्क में मौजूद नहीं थे, तो इसलिए जो डिवीजन बेंच था वो तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर और मियां गुल साहब पर मुश्तमिल था। अच्छा, अब ये 16 जुलाई से 20 जुलाई 2018 का ये रोस्टर है। इस रोस्टर के दौरान ही अपील आती है और अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। यह सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि इस वक्त वो जज साहब मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, इसके बाद एक और अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो दिखा सकें, जो कि सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी हुई है। जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी हुई है, इसमें 31 जुलाई की कॉज लिस्ट जारी होती है और जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन साहब जो हैं, ये 31 जुलाई की ये कॉज लिस्ट जो इस वक्त स्क्रीन पर नाजरीन देख रहे हैं, ये बता रही है कि पहली मर्तबा ये केस यानी जनरल इलेक्शन 25 जुलाई 2018 को गुजर चुके होते हैं। पहली मर्तबा ये केस अदालत में लगता है जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास और साथ मौजूद होते हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। ये दोनों मोअज़्ज़िज़ जज साहबान इसको पहली मर्तबा सुनते हैं। और आज जो जज साहब ने सवाल किया कि लीगल टीम ने तो कोई इतराज ही नहीं किया था इसको इलेक्शन के बाद या पहले लगाने के हवाले से। ये तो 31 जुलाई को जब ये मैटर चला गया, और ऐसा भी कभी नहीं होता कि अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने अंसार अब्बासी साहब से यह भी सवाल किया कि क्या आप ये बताएंगे ये जो बेंच बना ये किसके कहने पर बना और उसकी कितनी हेयरिंग्स हुई। और फिर उन्होंने बताया 10 सितंबर को हेयरिंग होती है 2018 को, 11 सितंबर को होती है, 12 सितंबर को होती है, 13 सितंबर को होती है, 17 सितंबर को होती है, 18 सितंबर को हेयरिंग हुई, 19 सितंबर को हेयरिंग हुई। उन्होंने कहा यह अनप्रेसिडेंटेड है कि इस अदालत ने इस अंदाज में रोजाना की बुनियाद पर इन केसों की समातें की और किस तरह स्कैंडलाइज किया जाता है अदालतों को और कहा जाता है जी बेंचेस कोई और बनाता है। तो इसका क्या मतलब है? फिर आपने जो सवाल किया कि अदालत का क्या माहौल था, फिर जब जज साहब ने कहा इस अदालत में मौजूद शख्स क्या कोई बताएगा कि इस अदालत के कोई भी जज को कोई फोन करता हो या राब्ते में हो या असरअंदाज होने की कोशिश करे तो मैं जिम्मेदार हूं। जाहिर है खामोशी छानी थी। जिन्होंने बयाने हल्फी दिया उनके पास सबूत नहीं है। आज मेरे जराए बता रहे हैं कि वो चूंकि इस्लामाबाद में मौजूद थे, जनाब साबिक जज साहब जो हैं राना शमीम साहब, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं आए। अब ये नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई में अगर माफी नहीं मांगी जाती जो अपार की जानिब से, तो मेरा ख्याल है शायद माफी तलाफी के बाद मामला खत्म हो जाए। लेकिन तो असल मामला, लेकिन ये अदालत का इख्तियार है, अदालत का इख्तियार है, ये अदालत का स्वाबदीद है। लेकिन राना शमीम साहब के लिए ये मुश्किलात खड़ी होगी। राना शमीम साहब आज पेश नहीं हुए, जबकि अदील बता रहे हैं कि उनके जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में थे, उनके साहबजादे उनकी जगह पेश हुए। उनका क्या मौक़िफ़ था सदीक? देखें, आज जो उनके साहबजादे का मौक़िफ़ था, आज की समाअत का सबसे अफसोसनाक, सबसे कमज़ोर, सबसे हैरतनाक और सबसे परेशान कुन पहलू उनके बेटे का मौक़िफ़ था। उनके साहबजादे ने आज अदालत को बताया और ये वो पॉइंट था मारिया जिस पे तमाम कमर अदालत में लोग जो हैं वो चौंक गए और सकते में नजर आए कि ये क्या बात कर रहे हैं उनके बेटे। वो ये बताते हैं कि उनके चचा जो कि भाई थे राना शमीम साहब के, उनकी डेथ होती है। कब होती है? 6 नवंबर को। 6 नवंबर को राना शमीम साहब कहाँ पे थे? न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में थे। उसके बाद वो पाकिस्तान आने की बजाय अपने भाई को जो है वो कंधा देने के लिए पाकिस्तान आने की बजाय, अपने भाई को कब्र में उतारने के लिए पाकिस्तान आने की बजाय वहां से चले जाते हैं लंदन। लंदन जाके वो वहां पे बयान हल्फी देते हैं, उसे नोटराइज कराते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने ये सवाल उठाया कि ये बताइए कि उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये आज ये कह रहे हैं कि इनके वालिद आज इसलिए यहां पर नहीं आ सके क्योंकि इनके चचा फौत हुए हैं। यहां पे तो वो नहीं आए क्योंकि इनके चचा फौत हुए हैं, वो गम में हैं। लेकिन उस वक्त उनका गम कहां पे था? जब 6 को वो फौत हुए उनके भाई, तो वो वहां से अमेरिका से पाकिस्तान आने के बजाय वो इंग्लैंड चले गए। ये वो पॉइंट था जिसने सबको हैरान कर दिया, चाहे वो शरीफ खानदान के हामी वहां पे मौजूद थे और उनको भी परेशान हैरान कर दिया कि यार कैसे कोई शख्स ये कर सकता है कि वो अपने भाई को जो है वो कंधा देने के लिए, उसका आखिरी दीदार करने के लिए। हमारे यहाँ होता है, आप देखते हैं अक्सर फौजियों के ऊपर क्या होता है
एक एक पूरा दिन मैयत को रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? कोई बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, कोई करीबी अजीज बैरून मुल्क से आ रहा होता है, पाकिस्तान से दूर से आ रहा होता है कि आखिरी उसने दीदार करना है, लेकिन यहां पे उनके लिए अपने भाई को कंधा देना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शरीफ खानदान को कंधा देना इंपॉर्टेंट था। मरियम, एक सजायाफ्ता मुजरिम की बेटी को बचाने और उनके केस को कंधा देना इंपॉर्टेंट था, और उसके लिए वो अमेरिका से पाकिस्तान आने के बजाय वो लंदन चले गए। अगर आपके पास टाइम है तो कुछ और पॉइंट है, वरना ब्रेक के बाद जी जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आज एक चीज मैं ऐड कर दूं कि मेरी ये भी इत्तला है कि 10 तारीख को वो बयान हल्फी देने के बाद अगले ही रोज पाकिस्तान के लिए वो रवाना हो गए। अच्छा। यानी बड़ी अजीब सी बात है जो सदीक साहब ने बात बताई। वाकई ये तो एक इसका इंसानी पहलू भी है, कानूनी पहलू से हटके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं पहले लंदन में थे, लंदन में बयान हल्फी दिया, फिर वो इस्लामाबाद आ गए उससे नेक्स्ट डे, यानी कि पाकिस्तान में मौजूद थे, यानी और अब वो इस्लामाबाद में। जी, इस्लामाबाद में है, और वो इस्लामाबाद में है और वो नहीं आए। उनके इतनी गहमा गहमी क्यों है? उनके बेटे ने तो कोशिश की कि उनकी को हाजिरी से या इस तरह कोई इस्तिस्ना मिल जाए, उन्होंने वक्त मांगा जवाब देने के लिए, लेकिन अदालत ने इस मामले को इतना सीरियस लिया है, और लेना भी चाहिए सीरियस। ये क्या मजाक है कि जब जिसका कोई दिल करे वो अपने जाती केसेस को छुपाने के लिए, उनसे बचने के लिए कभी फौज पर हमला कर दे, कभी वो ISI पे हमला कर दे, इल्जाम लगा दे, कभी वो अदालतों पे इल्जाम लगा दे। मेरा ख्याल है ये मजाक अब बंद होना चाहिए, और अदालत ने ये जो इस पर नोटिस लिया है, ये मामला मेरा ख्याल है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। देखा जा रहा है कि अदालती केसेस पर कहीं ना कहीं असरअंदाज होने की कोशिश की गई है और साजिश भी की गई है। आपको क्या लगता है ये जो पूरा चैप्टर हल्फनामे से विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट शुरू हुआ है, अब ये कहां पर जाके रुकेगा, और क्या इस हवाले से मजीद भी कोई कार्रवाई हम देख रहे हैं? अभी तक ये जवाब तो सामने नहीं आया कि ये हल्फनामा कैसे पैदा हुआ, किसके कहने पे आया, लेकिन इसने जो नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, ये बात अब दूर तलक जाएगी। और एक ऐसे वक्त में जब अब से चंद घंटों बाद मरियम नवाज साहिबा की अपीलों की समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये सारा मामला देखा जाए तो किसी ना किसी तरीके से उससे जुड़ा है, तो अदालत में जो कार्रवाई हुई है बड़ी अहम। उसके बाद आज जो तहरीरी हुक्मनामा है, पहले मैं वो सामने रखना चाहूंगा। इसमें हुक्मनामे में ये कहा गया है कि एक तो जिन्होंने स्कैंडलाइज किया है अदलिया को बादियों नजर में, और उन्हें जो बयान हल्फी जज साहब ने दिया है, यह संगीन मिसकंडक्ट करार दिया गया है कि एक जज अगर इस तरह का कोई काम होता देखता है तो उसका यह काम है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिपोर्ट करे। उन्होंने ये 3.5 साल से ज्यादा अरसा इसको रिपोर्ट नहीं किया, यह मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। फिर उसमें जितनी संगीन गलतियां हैं, जिस अंदाज में इल्जामात लगाए गए हैं, जो कि प्रोसीडिंग में जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने सवालात भी उठाए, उसने इस हलफनामे की ये जो इमारत बनाई जा रही थी इसको धड़ाम से गिरा दिया है। जो तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं, ये इस्तगासा का किरदार अदा करेंगे, ये प्रोसिक्यूट करेंगे। इन दोनों में से कोई एक, इसमें अदालती मुआवन भी मुकर्रर किए गए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल, PFUJ, इनके जो नुमाइंदगान हैं, इनको अदालती मुआवन भी मुकर्रर किया गया है, और फैसल सिद्दीकी साहब को भी किया गया है। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा है, इसमें कहा गया है कि अखबार में छपने वाली खबर, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये सतर है हुक्मनामे की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अखबार में छपने वाली खबर और बयान हल्फी बादियों नजर में अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश है। ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर कोई ये समझ रहा था कि इससे कोई फायदा उठाना था, और अदालत की तौहीन करने वालों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अदालत को इन इल्जामात से मुतल्लिक मुतमईन करें। न्यूज रिपोर्ट और बयान हल्फी ने अदलिया की गैर जानिबदारी को स्कैंडलाइज करके मुतासिर किया, यानी उस पर हमला किया। बयान हल्फी में लगाए गए इल्जामात मिसकंडक्ट हैं, और इसमें यह भी कहा गया कि राना मोहम्मद शमीम का कंडक्ट उनकी साख पर सवालात उठाता है। इससे पहले कि कल जो मरियम नवाज के केस की समाअत होने जा रही है, इन शॉर्ट इस तहरीरी हुक्मनामे को देखा जाए तो ये क्लियर कट है कि ये हल्फनामा उस केस पर कोई इंपैक्ट नहीं रखेगा, बिल्कुल भी नहीं रखेगा। मैं ये बात अदालती कार्रवाई को बयान करने से पहले कहना चाहता हूं कि जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने आज अदलिया की
साख पर एक हमले को बचाया है, इस हमले से अदलिया की साख को बचाया है। वो खड़े हो गए अपने साथी जजों के साथ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो ये तौहीन अदालत और इस तरह के जो मामलात हैं इस पर वो बहुत कम इस साइड पे जाते हैं, बल्कि जब उनकी जात पर भी कोई तनकीद करता है तो वो तौहीन अदालत और इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये अदालत बड़े एक्सट्रीम पे चली जाती है जब ये कार्रवाई होती है, क्योंकि अदालत मजबूरन फिर ये अदालत का फिर आगे इख्तियार होता है। बिल्कुल। अतर मिनुल्लाह साहब इस तरह की चीजों पर यकीन रखने वाले जज नहीं थे कि कुछ छोटी सी बात हो को किसी की शख्सियत पे बात करे, लेकिन ये चूंकि अदलिया पर हमला है, अदलिया की साख पर हमला है, और जिस अंदाज में मारिया मैं आपको बताऊं कि सदीक जान साहब भी कमरा अदालत में मौजूद थे, जिस अंदाज में आज उन्होंने आज अदालत को चलाया, इस तरह अदालत जब खचाखच भरी हुई थी और उनके जो सवालात थे उन सवालात पर पिन ड्रॉप साइलेंस थी अदालत में। वो क्वेश्चन एक दो मैं सामने रखना चाहता हूं, वो क्वेश्चन एक दो सामने रखना चाहता हूं। जब उन्होंने एडिटर साहब से पूछा, जिन्होंने खबर लगाई, उन्होंने ये पूछा कि क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि ये हलफनामा लंदन से ही क्यों नोटराइज कराया गया। उन्होंने पूछा कि क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि एहतसाब अदालत का फैसला कब आया, मुझे वो तारीखें बता दें, कब ये अपीलें दायर हुई, कब ये अपीलें मुकर्रर हुई। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम कौन सी थी। उसमें उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस, आयशा, हामिद, अमजद, परवेज, जहांगीर, जदून। आपने इनसे क्या पूछा कि 17 तारीख को जब ये केस लगा था तो आपने ये कहा कि ये इलेक्शन से पहले लगा दें? नहीं कहा था उन्होंने। तो जब ये 31 जुलाई तक केस गया, जब 31 जुलाई तक ये केस गया तो उन्होंने कहा कि क्या इनकी लीगल टीम ने एतराज किया था कि ये पहले लगाएं? तो धड़ाम से वो इमारत गिर गई। उन सवालात पर कोई जवाब नहीं था रोस्ट्रम पर खड़े हुए लोगों के पास। और ये एक मैं समझता हूं कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने एक बड़ी साजिश अदलिया के खिलाफ इसको बेनकाब किया है। अपने साथी जजों की साख के साथ खड़े हुए हैं, अपने साथी जजों के साथ वो खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है।